ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 33। काफ़ी देर तक विराज ओम को समझाते रहा। फाइनली विराज ने ओम से कहा, तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि तुम भाभी को बहुत प्यार करते हो। विराज बोल ही रहा था तो वहीं ओम अपनी दोनों उंगलियों से अपने माथे को दबाए जा रहा था। विराज आगे बोला, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाभी तुम्हें डाइवोर्स दे सकती हैं। कोई तो रीज़न होगा, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह डाइवोर्स के लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे। एक टाइम मुझे तुम्हारा यकीन कर सकता हूँ पर उनका नहीं। विराज के ज़्यादा फोर्स करने पर आखिरकार ओम ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह भूमि को अपनी बीवी पूरी तरह मान चुका था। पर वह काफ़ी टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी, जिसका उसे पहली बार उसके कबर्ड से छोटी सी डिब्बी मिला था। उस टाइम उसने उसे कुछ नहीं कहा, पर इस बार ज़्यादा हाई पावर उसने उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगा था। और इस बार डॉक्टर ने खुद ओम को बताया था और वह गुस्से में भूमि के ऊपर हाथ उठा दिया। ये सारी बातें सुनकर विराज तो दंग हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी भाभी ही इस हद तक बढ़ गई थी और ओम ने उन पर हाथ भी उठाया। उसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या ही करे। ओम सोफे पर से उठा और अपना एक हाथ अपने बालों में फेरते हुए बड़े से विंडो के पास जाकर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। डाइवोर्स होने की वजह से उसके चेहरे पर हजार तरह की परेशानियां दिखाई दे रहा था और वह अपनी परेशानियां सिर्फ विराज के सामने ही दिखा सकता, इसलिए तो वह रात को घर छोड़कर यहाँ आ गया। ओम को इतना परेशान देखकर विराज भी सोफे पर से उठ खड़ा हुआ और चलते हुए ओम के पास गया और उसके बगल में खड़ा होकर वह भी बाहर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमसे गलती हुआ है और तुम मान भी रहे हो तो इतना भी देरी नहीं हुआ। तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। जाकर मासी को कहो कि तुम गुस्से में डाइवोर्स दे दिया भाभी को। जाकर बताओ, अगर तुम्हारे डाइवोर्स से उन्हें भी हर्ट हुआ होगा। वे दोनों इसी तरह बातें करते रहे और पूरी तरह उजाला हो गया। वहीं विराज ने ओम को फ्रेश होने के लिए कहा और वह उसके कमरे से निकलकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ दिनेश जी का घर। दिनेश जी के भी घर में सभी लोग जल्दी सुबह उठ गए थे, सिवाय भूमि को छोड़कर। वह अभी भी सोई हुई थी और उसके बगल में मधु सोई थी। मधु कब का उठ गई थी, क्योंकि रात भर वह सोई नहीं थी और उसे अभी भी नींद नहीं आ रहा। वह कई बार तो भूमि के तरफ देख रही थी कि कब वह उठेगी, पर उसे इस तरह सोता देख सभी को टेंशन आ रहा था। सवेरा तो कब का हो गया था। धीरे धीरे धूप आ गया, जो देखकर मधु ने भूमि को उठाने लगी और उसका इस तरह उठाता देख भूमि नींद में कसमसाने लगी। पर मधु उसे जानबूझकर उसे उठाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह इसी तरह सोई रहे। उसके उठाने से भूमि उठ भी गई, पर वह अभी भी बेड पर लेटी थी। अपनी आंखों के सामने मधु को देखकर वह पूछने लगी। मधु को देखकर भूमि को रोना आ गया। वह बहुत इमोशनल हो गई। उसके पहले मधु ने उसे अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, हम इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, क्योंकि मुझे जोरों का भूख लगा है, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मधु के समझाने के बाद भूमि बेड पर से उठकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर जब उसने अपने आप को आईने में देखी तो वह खुद को रोने से रोक न सकी। इस वक्त बाथरूम में वह अकेली थी और यही जगह था कि वह अकेले रो सके, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने कपड़े जब उतारी और अपने जख्म को देखी तो उसे सब कुछ याद आने लगा कि इस तरह ओम ने उसे मारा था, और वह यही सब सोच रही थी। कल इस वक्त ओम के कमरे में थी, कल वह उसके घर पर थी। उनके डाइवोर्स को अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ था। भूमि ओम को याद करके रोने लगी, क्योंकि वह उसे प्यार करने लगी थी, उसे अपना पति मानती थी। इस डाइवोर्स से उसे भी तकलीफ हो रहा था, पर ओम ने कहीं न कहीं अपनी लिमिट क्रॉस कर गया था और यह बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होने लगा था।
अगर आज वह रुक जाती तो ओम में कभी सुधार नहीं आता। उसकी गलतियों की सज़ा उसे मिलना ही चाहिए। उसने गलती किया था, इसलिए तो भूमि उसे छोड़ने का फैसला लिया। इधर गोदरेज मेंशन में सभी लोग उठ गए थे। काशी जी की रो रो कर आँखें पूरी तरह सूज गया था और वह तैयार होकर बेमन से नीचे आई। वहीं महिमा जी अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर वह भी दुख जता रही थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, पर वह इस वक्त कुछ पूछ नहीं रही थी। महिमा जी ने अपने हाथों से अपनी बहन के लिए नाश्ता निकालकर काशी जी खा नहीं रही थी। उनकी नज़र तो इस वक्त दरवाजे की तरफ था। सभी लोग काशी जी को समझाने लगे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशी जी रोती हुई बोली, मुझसे गलती हो गया। मैंने फूल जैसी बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी और उसके साथ मेरे बेटे ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये सुनकर महिमा जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। हमारे बच्चे ही अच्छे नहीं हैं। जैसे ओम है वैसे ही विराज, दोनों के दोनों खुले सांड की तरह घूमते हैं। काशी जी अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, मुझसे ही गलती हो गया था कि मैं ओम की शादी करवाई, इसलिए मैंने ही उन दोनों का डाइवोर्स भी करवा दी ताकि भूमि के साथ अन्याय हो। मुझे उसकी तकलीफ़ें बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। इतना बोलकर काशी जी अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। उनको रोता देखकर घरवाले सभी इमोशनल हो गए। किसी का भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था। रोशनी भी रो रही थी। वहीं महेश जी तो कल से शर्मिंदगी आ रहा था। करीब आधे घंटे के बाद महिमा जी ने सभी को मनाया और रिक्वेस्ट किया कि सब लोग नाश्ता कर लें। सबके कहने पर काशी जी ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। दोपहर का वक्त दिनेश जी का घर। मधु और भूमि साथ में बैठकर खाना खाए, क्योंकि मधु ने अपने हाथों से खाना उसके लिए बनाया था और वह जिद भी कर रही थी। अगर भूमि खाना नहीं खाई तो मधु नाराज़ हो जाती, जिसके वजह से उसे खाना ही पड़ा। भूमि इस वक्त रो नहीं रही थी, क्योंकि घर में सभी लोग मौजूद थे और वह नहीं चाहती थी कि उसके दुख की वजह से सभी लोग दुखी हों। पर भूमि अब पहले जैसा मुस्कुरा भी नहीं रही थी। वह अकेले कमरे में रहना चाहती थी, पर घर में सभी लोग होने की वजह से उसे मजबूरन सबके बीच में बैठना पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद भूमि सभी से बोली, मम्मी पापा, मुझे आराम करना है, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर वह कमरे में चली गई। उसके पीछे मधु भी गई। मधु भूमि को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। अब कमरे में उन दोनों के सिवाय कोई भी नहीं था। भूमि जाते ही बेड पर लेट गई और उसके बगल में मधु बैठे उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। यह देख भूमि को अच्छा नहीं लगा। उसने आंखें खोल मधु की तरफ देखते हुए बोली, मधु, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और तुम सब मेरे आगे पीछे मत घुमा करो। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। यही ना कि मैं अकेले क्या सोचूंगी, क्या करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं अकेले रहकर अपनी गलतियों को सुधारूंगी। जो काम मुझे पहले करना चाहिए था वह मैंने बहुत लेट कर दी, और तलाक होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ना ही मैं मुंह छुपाकर घर में रहने वाली। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर हमारा रिश्ता नहीं चल पाया इसलिए हम अलग हो गए, और अब से कोई भी मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूँ। तुम सब मेरे साथ रहकर मुझे कमज़ोर बना दोगे। भूमि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसकी बातें मधु बड़े गौर से सुन रही थी। वो समझ चुकी थी कि भूमि पूरी तरह टूट चुकी है। बस वह हम लोगों को दिखाना चाहती है कि वह बहुत मजबूत है, पर वह मजबूत नहीं थी। चाहती थी कि उसके आगे पीछे कोई न रहे। वह अकेले रोना चाहती थी। मधु के पास कोई शब्द नहीं था। वह खामोश होकर बस भूमि को देखे जा रही थी। वहीं भूमि को जब एहसास हुआ कि वह बहुत कुछ बोल गई और मधु तो सिर्फ चुपचाप उसकी बातें सुन रही है, तो वह भी शांत हो गई और अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। दोनों सहेलियां बहुत खामोशी से बैठी थीं। वहीं मधु को रहा नहीं गया
तो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, पता है भूमि, जिंदगी हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेलती है, शायद इसे पता होता है जैसे जो कुछ हो रहा है वह हमारे नज़रिए से बहुत गलत है, पर शायद कुछ अच्छा ही हो। मधु की बातें सुनकर भूमि बगैर उसके तरफ देखे फीकी स्माइल की और बोली, सही कह रही है तू, बहुत बेशर्म लड़की हूँ मैं। 24 घंटा नहीं हुआ तलाक लेकर और मुस्कुरा रही हूँ। मुझ जैसी बेशर्म तुझे कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। बस कर भूमि, ये क्या बोले जा रही है। मानती हूँ तेरे दिल और दिमाग पर असर पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को कुछ भी कहेगी। माना हमारी दुनिया बहुत छोटी है, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, अमीर लोगों की नज़रों में हमारी कोई वजूद नहीं है, तो क्या इसका मतलब तो यह नहीं कि हम जीना छोड़ दें। मधु यहाँ भूमि के दर्द बांटने आई थी और वह एकदम से उसके बगल में जाकर बैठ उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाऊंगी। तेरा जो दिल करता है तू वही कर, जो तेरा मन कहे वही कर, जो तेरा दिमाग कहे वही कर, क्योंकि आज से तेरे ऊपर कोई हक जताने वाला नहीं है। भूमि मधु की आंखों में देखते हुए बोली, मैं ऐसी घायल लड़की हूँ, ना मेरे पंख बचे और ना ही हौसला, फिर भी उड़ने के ख्वाब देख रही हूँ जो बहुत जल्द टूट के चकनाचूर हो जाएगा। ये सुन मधु ने भूमि को झट से अपने गले लगा लिया और उसे समझाते हुए बोली, जब इंसान का दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इंसान पूरी तरह खामोश हो जाता है। तब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उस पर हंस रहा है या कौन उसका मजाक बना रहा। मधु भूमि को अपने गले लगाए यह सब बोले जा रही थी। वही भूमि अब ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। एक बार फिर से भूमि रोने लगी और मधु उसे बच्चे की तरह से समझाए जा रही थी। आखिरकार थोड़ी देर के बाद भूमि शांत हो गई। दूसरी तरफ विजडम होटल। ओम सुबह में रेडी हुआ और विराज के साथ नीचे कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट किया और वहीं से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वह घर नहीं गया, उसे पता था जाकर सिवाय उसे नफ़रत के अलावा उसे कुछ नहीं मिलेगा। ओम काफ़ी देर से ऑफिस आया था, पर उसके डैड अभी तक ऑफिस नहीं आए थे। वह कई दफ़ा उनके कैबिन में इंक्वायरी करवाया, पर हर बार असिस्टेंट जाकर उसे बता रहा था कि बड़े बॉस अभी तक आए नहीं। ओम ने भी अपने डैड को कॉल नहीं लगाया क्योंकि उसे हिम्मत नहीं था अपने डैड को कॉल करने के लिए। ओम सुबह से ऑफिस आया था, पर अभी तक उसने एक पैसे का भी काम नहीं किया था क्योंकि दिल और दिमाग में उसका एक जगह पर थोड़ी न था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वह चाहकर भी काम में मन नहीं लगा रहा। कैबिन में बैठे रात की वारदात सब सोच रहा था कि उसने किस तरह भूमि को अपने बेल्ट से मारा था, और अब जाकर उसे उसके जख्मों का ख्याल आया कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा होगा, क्योंकि रात में तो वह बहुत गुस्से में था। जो कुछ हुआ वह सब गुस्से में उसने किया, पर अब ठंडे दिमाग से वह उसके जख्मों को याद कर रहा था। 2 दिन बाद देखते देखते 2 दिन बीत गया था, पर ओम घर नहीं आया। वह होटल पर ही रहने लगा था और उसे घर वालों ने कॉल भी नहीं किया कि वह घर आएगा या नहीं आएगा, इस वक्त कहाँ है, जिससे ओम को तो इतना समझ गया कि उसके घर वाले उसे बेहद नफ़रत करने लगे हैं। जिससे तो ओम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर कहीं न कहीं दिल में एक दर्द महसूस होने लगा था कि उसके अपने उससे नफ़रत कर रहे हैं। और ओम का घर न आना जिससे ये भी समझ गया कि वह अपना दुख का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए तो वह होटल में रहने लगा। काशी जी बहुत दुखी थी, यहाँ तक कि जब भी वह ऊपर जाती थी तो ओम का कमरा देखकर उन्हें अपनी बहू का बहुत याद आता। दिल तो करता था कि वह एक बार दिनेश जी के घर जाकर उसे देखें।
पर वह बार बार अपने आप को रोक लेती थी। फिर भी उनका मन नहीं मानता था, जिसकी वजह से उन्होंने भूमि को कॉल लगाया। अंदर ही अंदर उन्हें बहुत शर्म भी आ रहा था अपने बेटे की वजह से। पहली बार उन्होंने कॉल लगाया तो तुरंत कॉल कट कर दिया। उनकी हिम्मत नहीं कर रहा था कॉल लगाने के लिए। फिर भी मन नहीं माना तो उन्होंने दूसरी बार कॉल लगाया और इस बार रिंग जाने लगा, जिससे कॉल के दूसरी तरफ से सौम्या ने कॉल रिसीव किया। सौम्या की आवाज़ सुनकर काशी जी समझ गई कि उसकी छोटी बहन है और इधर सौम्या ने नाम देखकर समझ गई कि उसकी दीदी की सासू माँ है। काशी जी खामोश रहीं तो वहीं कॉल के दूसरी तरफ से सौम्या धीरे आवाज़ में बोली, बोलिए आंटी। सौम्या की आवाज़ सुनकर काशी जी का आंख भर आया, पर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए धीमी आवाज़ में बोली, कैसी हो बेटा, और भूमि कहाँ है? काशी जी का भूमि के बारे में पूछना सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे तो यही लग रहा था कि इन सब ने मिलकर उसकी बहन की ज़िंदगी खराब कर दिया, पर वह नहीं जानती थी कि काशी जी अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं, जिसके चलते सौम्या उल्टा जवाब देते हुए बोली, क्या जानना चाहती हैं आप आंटी? कि मेरी बहन वहाँ से आने के बाद किस हालात में है, जिंदा है कि मर गई, कि रो रही है, क्या कर रही है, आपको इसके बारे में जानना है? नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूमि मेरे घर की बहू है, वह मेरी बेटी है। काशी जी इसके आगे कुछ और कह पाती कि सौम्या अजीब तरह से हंसने लगी और काशी जी का मजाक बनाते हुए बोली, सच्ची आंटी, आप इतना अच्छा रिश्ता निभाती हैं कि आपके बेटे ने मेरी बहन को तलाक दे दिया, वो अपने घर आ गई है, फिर भी आप रिश्ता निभा रही कि वह आपके घर की बहू है? क्या बात है आंटी? सौम्या फ़ोन पर बातें कर ही रही थी तो वहीं अंजना जी ने उससे बातें करते हुए सुन लिया और उसके पास आते बोली, सौम्या तुम किससे बातें कर रही हो? अंजना जी का इतना कहना कि कॉल के दूसरी तरफ से काशी जी ने भी सुन लिया। सौम्या अपना फ़ोन अपनी माँ की तरफ देते हुए बोली, लो मम्मी, आप ही इनसे बातें कीजिए, भूमि दी की हालचाल जानना है। सौम्या ने मुंह टेढ़ा करते हुए मोबाइल अपनी मम्मी को दे दी। उसके चेहरे का एक्शन देखकर ही अंजना जी समझ गई कि कॉल किसका है। उन्होंने मोबाइल हाथ में लेकर कान के पास लगाया और हेलो बोली। कॉल के दूसरी तरफ से काशी जी अब रोने लगी। उनका रोता हुआ आवाज़ अंजना जी ने सुन लिया। बुरा तो उन्हें भी लग रहा था, क्योंकि भूमि जब भी आती थी वह अपनी सास की ढेर सारी तारीफ़ किया करती थी। बल्कि उन्होंने भी अपनी आँखों से देखा था कि काशी जी उनकी बेटी को कितना प्यार करती हैं। पर ओम ने जिस तरह से उसे मारा, वह देखकर अंजना जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वह कितना अच्छा परिवार समझती थी, पर जो जैसा दिखता है वह बिल्कुल रहता नहीं। क्या पता काशी जी जो दिखाती हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। यह सब अंजना जी सोचने लगी कि कॉल के दूसरी तरफ से काशी जी वापस बोल पड़ी, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे रहा नहीं गया, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मुझे भूमि से बात करने का बहुत मन हो रहा, क्या आप एक बार उससे मेरी बात करवा देंगी? काशी जी ने जैसे अपनी बात ख़त्म की, अंजना जी लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आप उससे बात ना करें, यही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी एकदम टूट चुकी है और आप लोग उससे बात करेंगे तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। प्लीज़ एक बार मेरी उससे बात करवा दीजिए। काशी जी भूमि से बात करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। अब अंजना जी भी मना नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने हाँ भर दिया और भूमि के कमरे में गई। उन्होंने मोबाइल भूमि के सामने बढ़ाया। भूमि जो बेड पर लेटी थी, अब वह अपनी नज़र उठाकर एक दफ़ा अपनी माँ को देखी, फिर मोबाइल में नाम देखकर वह समझ गई तो वह तुरंत उठकर बैठी और मोबाइल अपने माँ के हाथ से ले ली। अंजना जी कमरे से बाहर चली गई। भूमि ने मोबाइल कान के पास लगाया, पर वह कुछ बोली नहीं। खामोशी से सुनकर काशी जी समझ गई कि मोबाइल भूमि के पास है।
काशी जी प्यार से बोली, कैसी हो बेटा? काशी जी की आवाज़ जैसे भूमि के कान में गया कि वह मुंह दबा के रोने लगी। पर उसकी रोने की सिसकियां काशी जी ने सुन लिया और वह फिक्र करते हुए बोली, भूमि बेटा तुम रो रही हो, प्लीज़ बेटा रोना बंद करो। काशी जी का इतना कहना कि भूमि ने अपना रोना बंद कर दी और खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मॉम, मैं नहीं रो रही हूँ। ये सुन काशी जी बोली, तुम भी अब मुझसे झूठ बोलने लगी हो। काशी जी और भूमि ऐसे ही बहुत देर तक बातें करती रहीं। बातों ही बातों में काशी जी ने ये भी कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगी। जो सुनकर भूमि ने कुछ नहीं कहा। शाम का वक्त मधु को भूमि के घर आए 2 दिन हो गया था। अब वह जाना चाहती थी। जाने से पहले वह भूमि को बहुत कुछ समझाने लगी कि वह अब आगे बढ़ने की कोशिश करे, ना कि ओम के बारे में ज़्यादा सोचे। भूमि सबके सामने मुस्कुराया करती थी, सभी की बातें सुना करती थी, पर दिल और दिमाग कहीं और था, क्योंकि उसके तलाक हुए सिर्फ 2 दिन ही तो हुआ था। बेचारी कैसे अपने रिश्ते को भूल सकती है? उसके जगह कोई और लड़की होती तो वह भी इतना जल्दी तो नहीं भूल सकती। हर वक्त हर पल उसके दिमाग में ओम ही घूम रहा था। भूमि ने मधु के सभी घर वालों को बाय बोलकर वहाँ से कोठारी मेंशन जाने के लिए निकल पड़ी। कार में बैठते बस एक ही बात सोचे जा रही थी कि किसी और के वजह से हम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे। जैसे विराज ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दिया, आज चाहकर भी वह खुल के ज़िंदगी नहीं जी पा रही, वैसे ही ओम ने भूमि की ज़िंदगी खराब कर दिया। थोड़ी ही देर बाद मधु कोठारी मेंशन के गेट के बाहर पहुंची और वह गाड़ी में से बाहर उतरकर अंदर जाने लगी। वह अपने हाथों को आपस में उलझाए जा रही थी। मधु अपनी दुनिया में खोई थी। उसे नहीं पता कि उसे कोई देख रहा है, बल्कि दूर से विराज कार में बैठे मधु को देख रहा था। वह कहीं बाहर जा रहा था, पर मधु को देखकर उसे देखते ही रह गया, क्योंकि 2 दिन से तो वह मेंशन में नहीं थी। इसका मतलब अब वह आ गई है। मधु बगैर अपनी नज़रें इधर उधर घुमाए वह चलते हुए मेंशन के अंदर चली गई। उसके जाते ही विराज जो कार में बैठा था, वह अपना एक फिंगर अपने होंठ पर फेरने लगा और मन ही मन में कहा, यह मैडम तो इस घर को धर्मशाला बना रखी है। जब दिल चाहे तब आओ, जब दिल चाहे चली जाओ, जैसे कि यह कोई सस्ती वाली लॉज है। इससे तो मैं बाद में निपट लूँगा। विराज ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहाँ से चला गया। मधु जब लिविंग एरिया में आई तो वहाँ पर महिमा जी और विधि वे दोनों बैठे हुए थे। मधु उन्हें देखकर उनके पास जाकर बैठी। महिमा जी ने मधु से उससे हालचाल बल्कि भूमि के बारे में पूछा। जब से उन्हें पता चला था उन्हें भी बहुत बुरा लगा था, बल्कि तीनों वहाँ बैठे दुख जताती रहीं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मधु अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके वह अकेले बैठ सोचने लगी, वह यहाँ क्यों रह रही है? यहाँ तो उसका कोई नहीं है। किस हक से वह यहाँ रह रही है? मधु कमरे में यहाँ से वहाँ घूमे जा रही थी। उसका दिल और दिमाग एक ही बात सोचे जा रहा था कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो वह न जाने किस नज़रिए से उसे देखेंगे, क्या क्या नाम रखेंगे। वह बहुत कुछ सोच रही थी। और तो और जो हाल भूमि का हुआ है उससे तो बेहतर मधु का हुआ है, और उसके मन का तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। यहाँ तो विराज की मॉम ने अपने मन से उसे इस घर में रखा है। विराज तो नहीं चाहता कि वह यहाँ रहे। मधु कभी बेड पर तो कभी बालकनी में यहाँ वहाँ बैठे बहुत कुछ सोच ली और फाइनली उसने डिसीजन लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। उसने ये भी सोच लिया कि वह आज ही महिमा जी से यहाँ से जाने के लिए बात करेगी।
थोड़ी देर के बाद मधु कमरे से बाहर निकली और महिमा जी को ढूंढने लगी। वैसे तो महिमा जी लिविंग एरिया में बैठे कुछ काम कर रही थी। मधु भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उसको देखकर महिमा जी ने कहा, मधु बेटा, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना खाने का वक्त हो गया है। मधु जो महिमा जी को बताने आई थी, वह जल्दी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा था। वह अंदर ही अंदर खुद को हिम्मत जुटाने लगी और संकोच करते हुए बोली, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। महिमा जी मधु के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात करना है? अगर तुम यहाँ नहीं बोल सकती तो तुम कहो तो मैं कमरे में चलती हूँ, वहाँ चलकर हम बातें करते हैं। महिमा जी की समझदारी देखकर मधु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वे दोनों वहाँ से उठकर मधु के कमरे में आए। मधु एकदम इमोशनल होते हुए बोली, आंटी, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अपने घर, यानी मैं अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। भूमि बोल ही रही थी कि महिमा जी अपनी आंखों को सिकुड़ाकर उसे देखने लगी, मानो उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि मधु ऐसा कुछ बोलेगी। पर उन्हें बहुत जल्द समझ गया कि मधु ऐसा क्यों कह रही है। महिमा जी मधु को समझाते हुए बोली, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जो कुछ भूमि के साथ हुआ और सब देखकर तुम ऐसा कह रही हो ना। क्या तुमने भी हार मान लिया? क्या तुम विराज से लड़ना नहीं चाहती? विराज का नाम सुनते ही मधु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली, क्योंकि वह बहुत पहले ही हार मान चुकी थी कि वह उससे कभी नहीं जीत सकती। मधु को इस तरह हार मानता देख महिमा जी आगे बोली, मानती हूँ वह मेरा बेटा है, पर उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। मैं तो माँ हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए हार मान जाऊँगी, पर मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देती हूँ कि तुम मेरे बेटे से लड़ो, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ खड़ी, फिर क्यों तुम हार मान रही हो? महिमा जी एक बार फिर से मधु को समझाने लगी, पर वहीं मधु पूरी तरह हार मान चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह यहाँ अब रहे। महिमा जी ने उसे समझाकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मधु बेड पर बैठी सोचने लगी, बल्कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगा। उसे इतना तो पता चल गया कि महिमा जी उसे यहाँ से जाने नहीं देंगी, कि वह यही सब सोचते बालकनी में खड़ी थी। तभी मेन गेट का दरवाज़ा खुला और कार अंदर आया। ये कार किसी और का नहीं बल्कि विराज का था। अब वह अंदर आ चुका था और उसे देख मधु को ऐसा लगा क्यों ना वह एक बार विराज से बात करे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी को लाइक और फॉलो भी कीजिए।